प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम अगले चैप्टर जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने गति के बारे में अध्ययन किया होगा, मोशन का आपने अध्ययन किया होगा। यह भी एक प्रकार का मोशन ही है, परंतु यह एक विशेष प्रकार की गति है। ये गति क्या है? सबसे पहले तो आपने गति के बारे में ये जाना होगा कि वस्तुओं में समय अनुसार स्थान परिवर्तन को ही हम गति कहते हैं। लेकिन समय अनुसार स्थान परिवर्तन हमने आपको गतियों के कई सारे प्रकार में बताए थे, जैसे इसमें रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति आदि को बताया था। आज हम लोगों को प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ना है। वस्तुओं की वह गति जिसमें वस्तु की गति की दिशा प्रति सेकंड बदलते रहती है या हमेशा बदलते रहती है, तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यानी कि मैंने क्या कहा कि वस्तुओं की वह गति जिसमें वस्तु की गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है, तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब किसी वस्तु को कैसे हम प्रक्षेपित करेंगे, क्या करेंगे, इन सब बिंदुओं पर थोड़ा हम चर्चा करें। जैसे मान लीजिए कि ये कोई अक्ष है और यदि किसी वस्तु को हम किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऐसे मान लीजिए किसी कोण को हमने किसी वस्तु को फेंक दिया, और जब किसी वस्तु को हम ऐसे फेंकेंगे तो जनरली आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर थोड़ा सा तिरछा किसी कोण पर फेंकते हैं, जब आप किसी कोण पर फेंकेंगे तो होगा क्या, वो वस्तु ऐसे ऊपर की ओर जाएगी और एक महत्तम बिंदु को प्राप्त करके पुनः वो नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगी। और इस प्रकार की गति को ही हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु को एकदम आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो गति प्रक्षेप्य गति के अंदर नहीं आएगी। यदि किसी वस्तु को एक्स अक्ष के साथ या क्षैतिज के साथ किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए फेंका जाता है, तो उस प्रकार की जो गति होगी वह प्रक्षेप्य गति होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु को यहाँ क्षैतिज के साथ कोण थीटा पर हमने ऊपर की ओर फेंक दिया, तो ये वस्तु ऐसे ऊपर की ओर गई और ऐसे चलते हुए आगे बढ़ते हुए ऐसे की ओर गिरेगी। तो हम देख क्या रहे हैं, अगर यहाँ पे वस्तु की गति की दिशा की बात करें तो वस्तु की गति की दिशा यहाँ होगी, यहाँ गति की दिशा की बात करें तो गति की दिशा ये हो जाएगी, यहाँ गति की दिशा कुछ और होगी, यहाँ गति की दिशा कुछ और होगी, फिर पुनः यहाँ पर गति की दिशा कुछ और हो जाएगी। अर्थात हम देख क्या रहे हैं कि वस्तुओं के गति की दिशा हमेशा बदलते रह रही। तो वस्तुओं की वह गति जिसमें वस्तु की गति की दिशा हमेशा बदलते रहती है, तो इस प्रकार की गति को ही हम प्रक्षेप्य गति कहेंगे, जैसा कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख रहे हैं। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रक्षेपण बिंदु क्या है। प्रक्षेपण बिंदु, प्रक्षेपण बिंदु तो जिस बिंदु से वस्तु को गति के लिए फेंका जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है, उस बिंदु को ही हम प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से वस्तु को गति के लिए फेंका जाता है या गति के लिए छोड़ा जाता है, उस बिंदु को हम प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। प्रक्षेपण बिंदु के बाद से एक है प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण क्या है? तो वह कोण जिस कोण से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है अर्थात फेंका जाता है, उसे हम प्रक्षेपण कोण कहते हैं। फिर इसके बाद से प्रक्षेपित वेग आ जाएगा। प्रक्षेपित
वेग क्या होगा। तो क्लियर है कि वस्तु को गति के लिए जिस वेग से फेंका जाता है उस वेग को हम क्या कहेंगे, प्रक्षेपित वेग कहेंगे। तो हमने प्रक्षेपण गति के बारे में, प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ा और आपने इससे संबंधित एकाध परिभाषाओं को देखा। मैंने यह बताया कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर गति के लिए फेंका जाता है और वो भी किसी कोण पर, तो उस प्रकार की जो ऊर्ध्वाधर गति है उसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर किसी कोण पर गति के लिए फेंका जाता है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। अब हम प्रक्षेप्य गति के समीकरण पे चलते हैं कि प्रक्षेप्य गति का समीकरण हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना क्षैतिज के साथ थीटा अंश के कोण पर किसी वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा अंश के कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। जैसे हम एक फिगर बनाएं तो ये आपका एक्सिस होगा और ये इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। यह इसका एक्स अक्ष होगा और ये जो होगा इसका क्या होगा, वाई अक्ष होगा। तो ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। अब हम किसी वस्तु को इस प्रकार की गति के लिए हम फेंकते हैं, जैसे वो ऐसे गति कर रही है और यहाँ इसका वेग जो है वो u है। हमने क्या माना है कि माना किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से थीटा अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो जो वेग का, ध्यान दीजिए, वेग का हम क्षैतिज घटक अगर निकालें, क्षैतिज घटक वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम वेग को देख रहे हैं कि जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है, आप पहले से जानते हैं। और जब वेग होगा वो यहाँ अक्षों पर वियोजित हो जाएगा और इस अक्ष पर जो इसका मान प्राप्त होगा वो ux प्राप्त होगा और इस अक्ष पर उसका जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, uy के रूप में प्राप्त होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ux का जो मान होगा वो कितना होगा, u cos थीटा के बराबर होगा। और इसी वेग का अगर हम ऊर्ध्व घटक निकालें, ऊर्ध्व घटक, तो इसका ऊर्ध्व घटक क्या होगा, uy हो जाएगा और उसका मान कितना होगा, तो u sin थीटा के बराबर होगा। अब हमने एक वस्तु को प्रक्षेप वेग के लिए u वेग से प्रक्षेपित किया और उसके क्षैतिज व ऊर्ध्व घटकों के मान हम ज्ञात कर लिए। अब हम t समय बाद, t समय पश्चात वस्तु के क्षैतिज दिशा में विस्थापन का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि t समय पश्चात, t समय पश्चात क्षैतिज में विस्थापन, क्षैतिज में विस्थापन। और क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन होगा वो x होगा और उसका मान कितना होगा, तो हम क्षैतिज वेग और उसके साथ समय का गुणा कर लेंगे। यानी कि क्षैतिज वेग क्या होगा, ux होगा और इंटू समय t से हम गुणा करेंगे। क्षैतिज वेग ux इंटू t और ux का मान क्या है यहाँ, तो हम जानते हैं u cos थीटा इंटू t। तो यहाँ से t का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, u
कास थीटा, सॉरी ये टी का जो मान होगा वो होगा एक्स अपान यू कास थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमने टी समय पश्चात क्षैतिज में विस्थापन का मान ज्ञात कर लिया। अब टी समय पश्चात ही हम अब ऊर्ध्व में विस्थापन का मान ज्ञात करेंगे। टी समय पश्चात ऊर्ध्व में विस्थापन हम ज्ञात करेंगे और टी समय पश्चात जो ऊर्ध्व में विस्थापन होगा वो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे ऊर्ध्व में विस्थापन, और ऊर्ध्व दिशा में जो विस्थापन होगा वो y के द्वारा सिंबल किया जाएगा और y बराबर क्या होगा। तो एक समीकरण हम लेंगे गति का और द्वितीय समीकरण होता है गति का। देख रहे हैं हम ऊर्ध्व दिशा में देख रहे हैं कि वो त्वरित वेग से चल रहा है और वहाँ त्वरण जो है वो g के रूप में काम कर रहा है और g के रूप में जब त्वरण काम कर रहा है तो वहाँ पे हम गति का समीकरण लगाएंगे और गति का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूँकि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, यू आई यानी कि यू आई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। y इक्वल टू यू वाई टी यानी कि यू वाई टी, यू वाई का मान मतलब वो यू वाई है क्या, तो यू वाई आपका है वेग का ऊर्ध्व घटक और वेग के ऊर्ध्व घटक का मान क्या है, तो यू साइन थीटा इंटू टी। और समीकरण नंबर 1 में हम टी का मान ज्ञात किए हैं, आप देख रहे होंगे कि समीकरण नंबर 1 में टी का मान है एक्स अपान यू कास थीटा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अपान यू कास थीटा माइनस हाफ, और क्या है जी टी स्क्वायर, तो जी का मान जी ही रखेंगे और टी का जो मान है वो क्या है, तो एक्स अपान यू कास थीटा, यहाँ रखेंगे एक्स अपान यू कास थीटा और इसका स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये होगा u बराबर y से u से y बराबर u से u कैंसिल होगा और साइन थीटा अपन कास थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि तब ये होगा x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर और क्या होगा कास स्क्वायर थीटा। तो गति के जो समीकरण है वो प्राप्त क्या होगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। और इसी समीकरण को हम किसका समीकरण कहते हैं, प्रक्षेप के पथ का समीकरण कहते हैं। यानी कि प्रक्षेप का समीकरण होता है, प्रक्षेप के गति का समीकरण हो गया। तो प्रक्षेप के गति का समीकरण क्या प्राप्त हो गया, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। चूंकि यह समीकरण परवलय के मानक समीकरण को फॉलो करता है, संतुष्ट करता है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण होता है वो परवलय आकार होता है, परवलय के आकार का होता है। तो हम लोगों ने प्रक्षेप के पथ का समीकरण प्राप्त किया। अब इससे संबंधित कुछ और भी परिभाषाएं उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। तो अब हम प्रक्षेप गति से संबंधित परिभाषा में सबसे पहले नंबर का जो परिभाषा जानेंगे वो क्या होगा, पहला परिभाषा आपका होगा फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम इसे हम उड्डयन काल कहते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन काल की परिभाषा क्या होगी, तो जितने समय में वस्तु हवा में गति करता है अर्थात पृथ्वी तल से ऊपर गति करता है उस समय को ही हम उड्डयन काल कहते हैं। प्रक्षेप गति करने वाली पिंड या प्रक्षेप गति करने वाली वस्तु
जितना समय पृथ्वी तल से ऊपर गति करती है उस गति को ही हम कहते हैं, उस समय को ही हम कहते हैं उड्डयन काल। अब उड्डयन काल का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उड्डयन काल का जो मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्रक्षेप गति करने वाली जो पिंड होगी वो इस प्रकार गति करेगी, ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। तो हम महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। अब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में जो लगे समय का मान है हम इस प्रकार ज्ञात करें, गति का एक समीकरण लेंगे, v बराबर क्या होगा, u माइनस जी टी, गति का प्रथम समीकरण। और महत्तम बिंदु पर जो v का मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बराबर u का मान क्या होगा, तो u साइन थीटा माइनस जी टी। अब इस जी टी को हम इधर लेके आए तो जी टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, इसलिए t बराबर क्या हो गया, तो u साइन थीटा अपान जी। और ये जो t का मान है, ये जो समय है, उस वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय का मान प्रदर्शित करेगा। अब जितने समय में ये महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा उतने ही समय में पुनः यह पृथ्वी तल पर भी आएगा, अर्थात जो उड्डयन काल का मान होगा t बराबर 2t के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि तब t का मान क्या हो गया, 2 इंटू टी, और स्मॉल t की वैल्यू हमने कितना ज्ञात किया है, तो होगा u साइन थीटा अपान जी, यानी कि 2u साइन थीटा अपान जी। तो इस प्रकार से उड्डयन काल का जो फार्मूला होगा वो प्राप्त हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी। यानी कि जितने समय में कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊपर गति करता है उस समय को हम उड्डयन काल कहते हैं, और उसका फार्मूला हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद से प्रक्षेप की ऊंचाई की बात करते हैं। प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होगी, प्रक्षेप गति करने वाली जो पिंड होगी वह महत्तम ऊंचाई, जितनी महत्तम ऊंचाई को कवर करेगी वही उसकी प्रक्षेप की ऊंचाई होगी। जैसे मान लीजिए कोई पिंड ऐसे चल रही है और वो महत्तम ऊंचाई जितना, वो महत्तम यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जितनी ऊंचाई तक वो अधिक से अधिक जाएगी वही प्रक्षेप की ऊंचाई होगी। अब प्रक्षेप की ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो ऊर्ध्व दिशा में अधिकतम जो दूरी है उसका मान ज्ञात करना है। तो हम गति का एक पुनः समीकरण लेंगे और लेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पर v की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0 स्क्वायर, यहाँ लेंगे u साइन थीटा। चूँकि हम ऊर्ध्व दिशा में वेग को निकाल रहे हैं तो ऊर्ध्व दिशा में जो वेग होगा वो ऊर्ध्वाधर जो वेग होगा यानी कि u साइन थीटा का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, जो कि v होगा वो 0 रख लिया हमने, माइनस 2gh। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो गया क्या, यहाँ लाइए, यानी कि 2gh बराबर आपका आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से h का मान क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और यही प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई होगी। और इसी को ही हम कहते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक और हम बात करेंगे तीसरे नंबर की, और जो तीसरा नंबर का होगा वो होगा आपका प्रक्षेप का परास, यानी कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। परास का मतलब, रेंज का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये होगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप
का परास। प्रक्षेप का परास क्या होगा? तो किसी प्रक्षेप गति करने वाली पिंड द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को हम प्रक्षेप का परास कहते हैं। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी यानी कि वह एक्स अक्ष पर कितना अधिक से अधिक दूरी तय करता है, वही उसकी रेंज होगी, उसकी परास होगी। तो हम क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अर्थात रेंज को हम आर से प्रदर्शित करें तो वो क्या होगा? तो क्षैतिज वेग गुणे दूरी बराबर, आपको पता होगा वेग गुणे क्या, दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुणे समय। यानी कि हम यहाँ लेंगे क्षैतिज वेग गुणे समय t ले लेंगे। अब क्षैतिज वेग क्या है? तो क्षैतिज वेग का मान आप जानते होंगे ये होता है u cos थीटा इंटू टी। और t का मान आप क्या प्राप्त किए थे? तो t का मान आपने प्राप्त किया था, ये उड्डयन काल लेंगे, ये उड्डयन काल का मान लीजिएगा। टोटल समय उड्डयन काल t होगा और उड्डयन काल का जो मान है उसको आपने प्राप्त किया होगा u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। अब हम करेंगे क्या? थोड़ा सा इन दोनों को एक साथ करिए। तो u को किनारे कर दीजिए तो आपका u हो गया। फिर इसके बाद से आएगा आपका 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। अब u का u से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? u स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, अर्थात ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। और यही प्रक्षेप का परास का फार्मूला होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।